हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स एजुकेट। आज हम लोग 10th का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे और लाइफ प्रोसेस जो होता है वो क्या है वो जानेंगे उसके बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? उसमें आता है आपका डाइजेशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन, देन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में स्टडी करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अब हम 10th में हैं, हमें छोटे लेवल से थोड़ा सा ऊपर और बढ़ना है। इसमें हमें ये जानना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के हैं। सबसे पहले क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। हम लोग अपना खाना बेटा किचन में खुद बनाते हैं, लेकिन उस किचन के अंदर खाना जो बनता है उसका जो रॉ मटेरियल्स आता है वो हम या तो प्लांट से लेते हैं या फिर किसी एनिमल से लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा दो तरह के न्यूट्रिशन आते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसमें दो चीजें हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं या फूड की फॉर्मेशन करते हैं। एक आता है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो केमिकल को यूज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है उनका एग्जाम्पल तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए। जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो इसमें बेटा कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो कहाँ रहते हैं? लेग्यूमिनस वाले प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। वो सिम्बायोसिस रिलेशन फॉलो करते हैं, डैट मीन्स कि एक से उसको लेग्यूमिनस प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और बदले में उसको नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सल्फर को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हुए? ये वो सारे हुए बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो आते हैं बेटा तीन तरह की चीजें आती है। सबसे पहला है सेप्रोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो डिफरेंस है बेटा कि एक होलोजोइक में और इसमें, होलोजोइक हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब करते क्या है बेटा? किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसका कन्वर्जन जरूरी है। कन्वर्जन किस फॉर्म में? उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। तो जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और उसके बाद उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। उसका एग्जाम्पल हो गया रॉटन ब्रेड, मशरूम। नाउ नेक्स्ट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टो एंड एंडोपैरासाइट, जैसा कि टर्म से हमें समझ में आ रहा है कि एक्टोपैरासाइट जो होता है वो बॉडी के बाहर रहता है। अब किसकी बॉडी? ये बॉडी होती है बेटा होस्ट की। जहां पे भी वर्ड पैरासाइट आएगा वहां पे आपको होस्ट मेंशन करना जरूरी है। जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन को लेता है उसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। और ये जो एंडोपैरासाइट होता है होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है ब्लड से। इन दोनों में एक चीज कॉमन है बेटा, दोनों के दोनों जो होते हैं ब्लड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लड से क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं आलसी हैं, ठीक है। पैरासाइट जो होता है अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनको पका पकाया खाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बना बनाया खाना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर अगर बैठ गए तो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। जैसे लीवर फ्लूक हो गया, लीवर के अंदर बैठा है, कोई इंटेस्टाइन के अंदर ऑर्गेनिज्म बैठा है, वो आपके न्यूट्रिशन को शेयर करता रहेगा बट आपको किल नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले हमें सिम्टम्स दिख जाते हैं। एक्टोपैरासाइट जो होता है बेटा, जैसे कि मस्कीटो है, क्या करता है? बैठता है, उसको बैठने का कोई शौक नहीं है, वो क्या कर रहा है? आपके ब्लड को सक करता है। जब ब्लड को सक करता है तब आपको इचिंग होती है। ब्लड को क्यों सक कर रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर ही बेटा हमारे न्यूट्रिएंट है और वो क्योंकि खुद अपना खाना नहीं बनाएगा वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। जो सिर पे जुएं होती है, लाइस, वो भी
एक्टोपैरासाइट में आती है। ओके तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, इसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होता है उसको हम अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक डिफरेंस यही है बेटा कि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी के बाहर करते हैं, लेकिन इसमें भी एंजाइम की जरूरत है, तो बॉडी से एंजाइम को रिलीज करते हैं बाहर और उसके बाद जैसे ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये बॉडी के अंदर सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। इनटेक कर लिया हमने कॉम्प्लेक्स फूड को, लेकिन बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रिएंट बनता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट है हमारा वो है बेटा, हमें जो पढ़ना है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं वो हमें देखना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप आते हैं, ठीक है। 5 स्टेप जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं वो आता है बेटा आपका, सबसे पहला है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का क्या मतलब होता है, वो खाना जो आप अंदर ले रहे हो, यानी कि इनटेकिंग ऑफ फूड। फूड कैसा ले रहे हो आप, ये फूड बेटा कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। ये कॉम्प्लेक्स फूड जब आप अंदर लेते हो तो डाइजेशन की प्रोसेस में एंटर करता है। डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो आपने खाया है उस सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट होना है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसके होगा, किसकी हेल्प से होगा, एंजाइम्स की हेल्प से होगा। ये एंजाइम जो सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करती हैं। उसके बाद जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो न्यूट्रिएंट बन जाता है। जो न्यूट्रिएंट होता है ये बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जब ये न्यूट्रिएंट बन गया तब बॉडी उसको डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करे, उसको हम कहते हैं बेटा एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट इज जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो बचा है, जो कि बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट, वो इजेशन यानी कि एक्सक्रीशन होता है थ्रू द एनस। तो ये 5 स्टेप होते हैं बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और होलोजोइक जहाँ पे भी आएगा वहाँ आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने बताया आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग फॉलो करते हैं, लेकिन बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो अमीबा भी फॉलो करता है। अगेन वही 5 स्टेप वो भी फॉलो करेगा। इंजेशन, इनटेकिंग ऑफ फूड, देन डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट का, देन एसिमिलेशन, एंड फाइनल इज इजेशन, एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा में आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो है स्यूडोपोडिया वर्ड आएगा, एंड दूसरा आएगा आपका फूड वैक्यूल, ठीक है। अमीबा में एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अमीबा के पास बेटा ना ही कोई माउथ है इनटेकिंग के लिए, ना ही कोई एनस है एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि इसके पास कोई भी सेपरेट पोर्स नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जहाँ पे भी इसको फूड पार्टिकल दिखता है उस तरफ ये स्यूडोपोडिया को अराइज करता है, वहाँ स्यूडोपोडिया अराइज होता है और वो फूड उसके अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर। ये इंजेक्शन की प्रोसेस हुई थ्रू द स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है बेटा, एक तो फंक्शन है इसका इंजेक्शन ऑफ फूड, और दूसरा अगर अमीबा को कहीं पे भी अपना प्लेस चेंज करना है, कहीं इसको मूव करना है, तो स्यूडोपोडिया अगेन अराइज होगा और वो लोकोमोशन कर पाएगा, यानी कि मूवमेंट कर पाएगा। तो 2 फंक्शन है बेटा स्यूडोपोडिया के, अगर एग्जाम में आता है तो यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, ओके। जब फूड एंटर करता है स्यूडोपोडिया के हेल्प से, वो अंदर आ गया, देन इट विल फॉर्म अ फूड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। फूड वैक्यूल बेटा इसलिए फॉर्म होता है ताकि उसने जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाया है उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है। जैसे ही फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। इस डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से फूड जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई। डाइजेशन के बाद आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका, ये फूड जो था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, देन दिस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और द सिंपलेस्ट फूड और द डाइजेस्टेड फूड, तीनों वर्ड सेम है।
न्यूट्रिएंट जो होगा वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से बेटा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है वहाँ वो यूटिलाइज होगा, यूज करने के बाद उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा, अगेन मैंने आपको बताया बॉडी उसको यूटिलाइज कर ली, वो एसिमिलेशन कहलाता है। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा बॉडी उसको कहीं से भी एक्सक्रीट आउट कर सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से करे, यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है, यानी कि एक्सक्रीशन किसकी उससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एनल पोर नहीं है बेटा, सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक आता है बेटा कि पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है, लेकिन उसके अंदर उसके पास उसका एक ओरल ग्रूव भी है और उसके पास एनल पोर भी होता है, ठीक है। जो मूवमेंट करता है पैरामीशियम, उसके पास एक हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया की हेल्प से वो मूवमेंट करता है या लोकोमोशन करता है। सीलिया ही हेल्प करता है उसको, फूड को पुश डाउन करता है किसकी तरफ, ओरल ग्रूव की तरफ, ठीक है। ओरल ग्रूव में जैसे ही फूड एंटर करता है, अंदर जाता है, वहाँ पे वैक्यूल है, फूड का डाइजेशन होगा। लेकिन जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इजेक्शन जो होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का जो इजेक्शन होगा बॉडी से, वो एनल पोर के थ्रू होता है। तो पैरामीशियम में दोनों सेपरेट होता है, ओरल ग्रूव और एनल पोर, ठीक है। ये आपको दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, ये आ गया हमारा बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग का हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है बेटा हमको कि फूड आप लेते हो, इंजेक्शन की प्रोसेस कहाँ से होती है, हमारे माउथ से होती है। हम कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी आप खा रहे हो वो आप माउथ से इनटेक करते हो। माउथ में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। माउथ में क्या क्या है, माउथ में है हमारा यहाँ पे ग्लैंड है एक जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। लेकिन उस सलाइवा में क्या है जो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, उस सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज, इस सलाइवरी अमाइलेज का बेटा एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टाइलिन। बोथ द वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पी इसमें साइलेंट होता है, आपको याद रखना है। माउथ के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं, एक है टीथ और दूसरा होता है टंग। टीथ जो होता है फूड को च्यू करता है, टंग उसको रोल डाउन करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है बेटा जो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है आपका फूड पाइप और एक बनता है हमारा विंड पाइप, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो फूड पाइप होता है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अब हम यहाँ फूड की बात कर रहे हैं तो हमें ईसोफेगस का काम है, विंड पाइप का काम नहीं है, वो हम रेस्पिरेशन में करेंगे। तो ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस वो पार्ट है बेटा जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओके। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, तो वो है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या कर रहा है फिर, ईसोफेगस जो होता है फूड को पुश डाउन करता है टुवर्ड द स्टमक, ठीक है। जब हम फूड को खाते हैं तो टीथ ने उसको च्यू किया, उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए। जब आप एक साइड पे फूड को डालते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फूड थोड़ी देर बाद जो होता है सलाइवे के साथ मिक्स होकर पूरे माउथ में फैल जाता है। वो किसकी हेल्प से होता है, टंग की हेल्प से होता है, ठीक है। टंग फूड को रोल डाउन करता है और विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। अब जो फूड बचता है बेटा उसको हम फूड नहीं, उसको हम कहते हैं बोलस, यानी कि माउथ से जो यहाँ आएगा वो होता है बोलस, ठीक है। बोलस रिसीव करता है ईसोफेगस। अब ये जो बोलस है, सपोज ये बोलस है, बोलस को ईसोफेगस ने रिसीव किया। ये बोलस जो होता है यहाँ पे बेटा लगातार ईसोफेगस के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का काम करती रहती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से ये जो बोलस है ये कहाँ आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। यहाँ पे एक मसल्स लगी होती है बेटा जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स जो होती है वो फूड के यानी कि बैकफ्लो ऑफ बोलस को रोकती हैं। ये बोलस कहीं वापस से ईसोफेगस में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक वॉल्व लगी हुई है जिसको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। अब स्टमक ने क्या रिसीव किया, स्टमक ने क्या रिसीव किया बेटा, स्टमक ने रिसीव किया बोलस को। बोलस आ गया इसके अंदर। अब स्टमक के अंदर आपको 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो आता है बेटा आपका HCl और दूसरा आता है पेप्सिन। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। ये 3 चीजें स्टमक के अंदर है। अब पहला हम देखें HCl का क्या रोल है। हम कितनी भी सफाई से खाना बनाए बेटा, कुछ
जर्म्स जो होते हैं वो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं। तो HCl क्या करते हैं, HCl किल्स ऑल द जर्म्स विच कम्स अलोंग विद द फूड, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन HCl का होता है बेटा, पेप्सिन जो होता है वो एक एक्टिवेटेड स्टेज है एंजाइम की, लेकिन ये पहले से पेप्सिन नहीं होता, ये एक सोया हुआ फॉर्म पहले से प्रेजेंट होता है, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है। वो पेप्सिनोजेन जैसे ही उसको HCl की प्रेजेंस में आता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन बेटा हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है, इसलिए पेप्सिनोजेन का पेप्सिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो HCl जो होता है ये एक्टिवेट करता है उस पेप्सिनोजेन को और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बेटा, म्यूकस इज प्रेजेंट एट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। HCl इतना स्ट्रांग है तो हमारे स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, तो वो खराब ना हो इसलिए वहां पे म्यूकस की एक लेयर है जो कि HCl के इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये स्टमक हो गया। अब ये स्टमक में जो हो गया, यहाँ पे मैंने बताया एक माउथ में, मैंने एक और चीज़ आपको नहीं बताई यहाँ पे कि माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि इसकी सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से डाइजेशन जो शुरू होता है वो होता है स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट का, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, ठीक है। जब यहाँ पे स्टमक में आ गया सारा खाना, बोलस आ गया यहाँ पे, तो स्टमक भी तो अपना काम करेगा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस की हेल्प से। तो यहाँ पे पेप्सिन है, पेप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ शुरू हो जाएगा, और प्रोटीन का डाइजेशन बाकी सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो उसके बाद जो एक प्रोडक्ट बचता है वो बोलस नहीं कहलाता बेटा, अब वो कहलाता है काइम, CHYME, काइम, ठीक है। काइम इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब उसके बाद स्टमक से खाना जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो डिओडेनम वाला पार्ट होता है वो अटैच होता है आपके किससे, आपका अटैच होता है एक यहाँ पे पैंक्रियास से। पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ग्लैंड है जो कि क्या सिक्रीट करती है बेटा, पैंक्रियाटिक जूसेस, जूसेस सिक्रीट करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को सिंपल करने के जूस होते हैं, फैट को सिंप्लीफाई करने के लिए होते हैं, और प्रोटीन्स के लिए होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लीवर है जो कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या सिक्रीट करता है बेटा, ये करता है बाइल जूसेस, और बाइल जूसेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद एक गॉल ब्लैडर है, लीवर ने जितना भी बाइल जूसेस बनाया उसको स्टोर करने के लिए एक छोटा सा ग्लैंड है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, इट स्टोर्स द बाइल जूसेस विच इज सिक्रेटेड बाय द लीवर, एंड सेकंड फंक्शन इज इट कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है और स्लोली स्लोली उसको रिलीज करता जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है बेटा उसके अंदर विलाई होता है, ठीक है। विलाई से पहले हमें ये समझना है जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो आके जब इसके अंदर एंटर करेंगी तो यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट कैसे होगी, कार्बोहाइड्रेट अलग कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में, और फैट जो होते हैं फैटी एसिड्स में। उसके बाद जो ऐसा फूड प्रोडक्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो बचा, वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से एक्सेस वाटर जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, और उसके साथ साथ जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट अब बचता है वो एनएस के थ्रू इजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद बेटा हमें ये देखना है कि नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि माउथ के अंदर आपका डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है, और इसमें जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ में है बेटा, आप ब्रेड खाते हो, चपाती खाते हो, राइस खाते हो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। ये इसका दूसरा नाम था टाइलिन। टाइलिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। माल्टोज बेटा एक सिंपलर फॉर्म है बट सिंपलेस्ट नहीं है, अभी इसको टूटना बाकी है, इसको और सिंप्लीफाई होना बाकी है, और जब तक ये ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब कि माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन शुरू हो गई, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट हो गई, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ठीक है। उसके बाद जो फूड ईसोफेगस में जाता है वो होता है बोलस, मैंने अभी बताया आपको, वो होता है बोलस। बोलस एंटर कहाँ करता है बेटा, स्टमक के अंदर एंटर करता है। स्टमक के अंदर कितनी चीजें हैं, स्टमक के अंदर है HCl, स्टमक के अंदर है पेप्सिन, और स्टमक के अंदर है म्यूकस। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, HCl के फंक्शन मैंने आपको बताया कि एक पेप्सिनोजेन जो होता है एक इनएक्टिव फॉर्म है,
इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करने के लिए ये HCl की ज़रूरत होती है, तो ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। अभी तक बेटा मैंने कहीं पे भी फैट का नाम ले लिया है, इसका मतलब ये है कि फैट का डाइजेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपने जितना भी बटर, घी, चीज़, ये सारी चीज़ें खाई हैं, उसका डाइजेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टमक के बाद ये सारी चीज़ें जब हो गई तो खाना आ जाता है बेटा, जो आपने खाया है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलस नहीं आया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है काइम। काइम इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका डिओडेनम वाला जो पार्ट होता है, डिओडेनम वाला पार्ट जो होता है उससे आता है पैंक्रियाटिक जूसेस। जो मैंने आपको बताया था, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टमक के जस्ट नीचे होती है, वो पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करती है। इसमें हमें एंजाइम पढ़ना, एक होता है अमाइलेज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लाइपेज या लिपेज, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और थर्ड जो आता है बेटा वो हमारा आता है ट्रिप्सिन। ये किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा प्रोटीन के डाइजेशन में। यानी कि ये पैंक्रियाटिक जूसेस वो जूसेस हैं जो आपने जो फूड खाया है, जो फूड लिया है, वो सारा का सारा जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, जो फूड यहाँ पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वो सिंप्लीफाई हो गया, कैसे हुआ वो हमें देखना है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूसेस आए। पैंक्रियाटिक जूसेस से पहले जो है हमारा, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फैट का मैंने नाम लिया लाइपेज का, लेकिन फैट जो होता है वो लीवर की हेल्प के बिना फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लीवर जो होता है अपने अंदर से बेटा बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूसेस क्या काम करती हैं? ये करती हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है बेटा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना किस में? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्यों जरूरी है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? ताकि फैट का डाइजेशन इजीली हो पाए, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो लाइपेज एंजाइम है जो कि पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा है, उससे फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। ओके, अब लीवर की बात आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है बेटा? गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर कर रहा है, स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी का पैंक्रियाटिक डक्ट जो डिओडेनम की तरफ ओपन हो रहा है, डिओडेनम वाला पार्ट अगर ब्लॉक्ड है या पैंक्रियाटिक डक्ट का वो एरिया ब्लॉक्ड है, तब डाइजेशन में क्या उसका इफेक्ट होगा? तो अगर बेटा डिओडेनम वाला पार्ट अगर इफेक्टेड है या ब्लॉक्ड है, तो पैंक्रियाटिक जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं कर पाएंगी, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंटर नहीं कर पाएंगी, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और वो डाइजेशन की प्रोसेस किस किस की कंप्लीट नहीं होगी? कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट नहीं होगी, फैट की कंप्लीट नहीं होगी, प्रोटीन्स की भी कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा? जो माल्टोज बना था माउथ में, अगर आपको माल्टोज ना याद रहे तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्च लिख सकते हो बेटा। ठीक है, माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है? कौन सा एंजाइम से? पैंक्रियाटिक जूसेस का एक एंजाइम है जो है अमाइलेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो चुका था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो प्रोटीन जो होगा ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में बन जाएगा अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। नाउ नेक्स्ट इज फैट्स। जो फैट्स खाया हमने वो लिपेज की हेल्प से बन जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उसके सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं बेटा, इसको अब हम फूड नहीं कहेंगे, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको हम डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फूड बोल सकते हैं, और जो हम टर्म यूज़ करते हैं
वो है न्यूट्रिएंट्स। नाउ द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट बन चुका है। अब इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा विलाई। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है। जो विलाई होती है उसके आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि ब्लड का फंक्शन है बेटा न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक पहुंचाना। तो विलाई क्या करेगी? विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब उस खाने की ज़रूरत हर एक बॉडी पार्ट को है अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसको कौन ले जाने का काम करेगा? विलाई। विलाई ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड है और वो ब्लड जो होगा ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा। ठीक है, और नाउ जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उस फूड का क्या? तो वो फूड आगे चला जाता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाए उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, सबको एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद अब जो वेस्ट बचता है वो एक सॉलिड फॉर्म होता है बेटा, वो एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, ये हमारा पूरा प्रोसेस था डाइजेशन का। नाउ हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक। हमने अभी हेटरोट्रॉफिक का होलोजोइक पढ़ा, अब फोटो ऑटोट्रॉफिक को थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें जो रॉ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के, वो क्या क्या होते हैं बेटा? वाटर होता है, सनलाइट होती है। ठीक है, ये हो गया। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? उसमें एक सबसे रॉ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? नाउ प्रोडक्ट जो बनते हैं वो होता है ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं, उसके साथ साथ वाटर भी निकलता है। कभी आप शीशे पे इस तरीके से करके देखना तो एक वेपर्स फॉर्म हो जाता है, इसका मतलब कि जब आप एक्सहेल करते हो उसमें वाटर का कंटेंट भी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये आ गया बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जब दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि वो रिएक्शंस का नाम क्या है और रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और क्या उसके एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस का बेटा हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज ही होता है, लेकिन ग्लूकोज तक के बनने की प्रोसेस दो रिएक्शन से होकर गुजरती हैं। वो रिएक्शन क्या है? एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है बेटा जिसको कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हिल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है उसको केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं और ये लाइट इंडिपेंडेंट है। इसको बेटा लाइट की जरूरत नहीं होती, ये कभी भी अपना काम कर सकता है, इसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, पहला हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ना सनलाइट को, ट्रैप करता है, तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो जल्दी जल्दी एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म करने लग जाते हैं। वो क्या होता है? एटीपी। ठीक है, एटीपी फॉर्म करने लग जाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या आएगा? जब वो एटीपी फॉर्म करने लग जाते हैं बेटा, तो उसके साथ साथ NADP पहले बनाया था उन्होंने। ठीक है, H नहीं लगा था। सेकंड प्रोसेस है फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि ये जो प्रोसेस है बेटा इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, पानी का ब्रेकडाउन होकर, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ATP बना था और उसके साथ साथ बेटा बना था NADP। ठीक है, अब ये NADP जो है ना, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, इसके साथ कंबाइन करके एक फॉर्म करेगा NADPH। ठीक है, यानी कि इसका ATP फॉर्म किया और NADPH फॉर्म किया, दो चीज़ें फॉर्म होती हैं। एंड प्रोडक्ट क्या हुआ लाइट रिएक्शन के? ATP एंड NADPH। ये रिएक्शन अलग क्यों है? जो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिले हैं लाइट रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन यूज करता है और ग्लूकोज बनाने तक की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन यूजेस द ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन फेज कहलाता है, मतलब कि ये रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड खुद को क्या फॉर्म करता है बेटा? ग्लूकोज।
ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, एक बार पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि जिस तरह से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं बेटा स्टार्च। ठीक है, जो प्लांट होते हैं अपने अंदर फूड को कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी खाने को स्टोर करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और प्लांट्स कैसे स्टोर करते हैं उसको, प्लांट स्टोर करते हैं बेटा स्टार्च के फॉर्म में, ये याद रखना है हमें। ठीक है, और हर एक फोटोसिंथेसिस के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है और ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज बनते चले जाते हैं और स्टार्च फॉर्म होते चले जाता है। तो ये प्रोसेस था हमारा फोटोसिंथेसिस का। नाउ फोटोसिंथेसिस में ये जो डायग्राम है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, एक तरफ लाइट रिएक्शन हमने दिखाई है, दूसरी तरफ हमने डार्क रिएक्शन दिखाया है। लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, इसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज होगा इसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, ये हम इनहेल कर लेते हैं। उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बने थे, ये लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट से, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वही प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसने एटमॉस्फेयर से लिया। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है बेटा। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, एनवायरनमेंट में से लिया जाता है या फिर एटमॉस्फेयर कह सकते हैं हम, यहाँ से लेंगे, रिड्यूस करेगा खुद को और क्या बनाएगा बेटा, शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। इसको कलेक्टिवली हम क्या लिख सकते हैं कि वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। और ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म करके क्या बनाएंगे, स्टार्च। ये स्टार्च वो है जो कि प्लांट अपने फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। ओके, ये स्ट्रक्चर है बेटा क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस हुई थी, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इन टोटल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हुई थी वो हुई थी हमारी, ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट। तो किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। इसमें दो चीजें याद रखनी, एक है बेटा ग्राना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक है, ग्राना और स्ट्रोमा से पहले आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो होता है उसको कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं, जो बीच में जगह खाली है उसको। अब स्ट्रोमा और ग्राना, ग्राना में होता है बेटा लाइट रिएक्शन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाले पार्ट में होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है डार्क रिएक्शन। यानी कि ग्राना एंड स्ट्रोमा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, अगर एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ग्राना होता है वो बहुत सारे स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड से बना हुआ है। मतलब कि जैसे कि आपने बहुत सारे कॉइन्स लिए, एक कॉइन को दूसरे के ऊपर आप पाइल करते चले गए, तो वो जो सिंगल कॉइन है, जो सिंगल डिस्क है, उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, ये थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से थाइलाकॉइड की पाइल्स होती हैं। जब ये पाइल्स में अरेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्राना, और यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। ये जो ग्राना है, दूसरे ग्राना से जो कनेक्शन है बेटा, कनेक्टिंग लिंक है, जो इधर भी ग्राना है ये भी ग्राना है, इसको हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, लैमेला हो गया। अब एक जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो एक फ्लूइड जैसा भरा होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा लेबलिंग आपको नहीं पढ़नी है, बस इतना ध्यान में रखना है कि ग्राना जो होता है डिस्क ऑफ थाइलाकॉइड से बना हुआ है, सिंगल डिस्क को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जो अटैचमेंट है ग्राना के बीच में उसको हम लैमेला कहते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, उसके आसपास जो भी फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होता है कंबाइन करके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं इकट्ठे होकर स्टार्च फॉर्म करते हैं और स्टार्च के फॉर्म में ही जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन का मतलब है बेटा कि जो एंड प्रोडक्ट था हमारा डाइजेशन के बाद, जो हमने खाना खाया था और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का फर्दर वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज, मैं अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स अलग से नहीं बोल रही हूँ, इन सबको हम एक साथ ग्लूकोज बोल सकते हैं। और ये ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी। जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे हम। तो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फूड को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी के लिए, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। और ये प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अगर साइट ऑफ रेस्पिरेशन पूछा गया एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये स्टोर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी
रिलीज होती है वो एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका बेटा आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, और एटीपी को स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जैसे जैसे जरूरत होती है उस तरीके से उसको रिलीज करता रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। अब ये वही वाला डायग्राम है जो बेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ग्लूकोज जो बना था, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये है C6H12O6। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन जब इसका होता है तब क्या करता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। अब ये पायरुवेट को अगर पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, अच्छे से सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन की, तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब एनर्जी फॉर्म होती है, ये एनर्जी होती है 38 एटीपी। हमेशा एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होगी बेटा। ठीक है, तो अगर इस पायरुवेट को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में इसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी होगी 38 एटीपी। अगर इस पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन कम मिलता है, मैं यहाँ एब्सेंस नहीं बोल रही बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल रही हूँ, इसका मतलब है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन से मतलब है ये होता है हमारी मसल सेल्स में, हमारे में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। ठीक है, किसी उसमें अगर एनिमल से लिखा हुआ आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है। तो इसमें ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी, एनर्जी जो यहाँ कन्वर्ट होती है बेटा वो होती है 2 एटीपी में। मतलब कि कुछ नहीं, एनर्जी से तो अच्छा है कि 2 एटीपी मिल जाए और हम रेस जीत जाए, वैसी वाली एनर्जी। ठीक है, ये कब होता है? मसल क्रैम्प्स आपने देखा होगा जब आप विगरस एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप अगर डेली 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हो और एक दिन अचानक से आपका मन किया 20 किलोमीटर चलाने का, तो क्या होगा? आप चला तो लोगे बेटा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपके जो काफ मसल्स होती हैं उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स। वो क्यों होता है? क्योंकि पायरुवेट ने क्या किया? लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया है। वो लैक्टिक एसिड जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे मसल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो ब्लड की सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है और उससे हमें पेन स्टार्ट होता है, जिसको हम मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। स्लोली वो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके क्रिस्टल्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और विद इन 4-5 डेज हमारा पेन जो होता है कम होने के साथ साथ खत्म हो जाता है। अब अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी ना मिले, फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना मिले, तो वो एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है? तो वो बनाता है इथेनॉल, जिसका दूसरा नाम है इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा एनर्जी। एनर्जी कितनी बनाएगा बेटा? 2 एटीपी। यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी बनती है वो 2 एटीपी ही होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 एटीपी एनर्जी होती है। तो ये है हमारा पूरा पाथवे ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? पायरुवेट में हो रहा है। पहले पायरुवेट को पूरा ऑक्सीजन मिला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी रिलीज करेगा एनर्जी। अगर उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड बनाएगा और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? जैसे हम फूड को माउथ से लेते हैं बेटा, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारा नोज आएगा। ठीक है, नोज से नॉस्ट्रिल है हमारी। ठीक है, वहाँ पे हेयर प्रेजेंट होता है जो कि फिल्टर करता है एयर को। ठीक है, जितने भी जर्म्स हैं, कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, वहीं पे फिल्टर आउट हो जाते हैं और उसके बाद नोज से वो एयर जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स। ठीक है, ट्रैकिया में पहुंचा, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वेलाई लंग्स है। ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये सारा लंग्स के अंदर होता है और ये एल्वेलाई, इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है कि एल्वेलाई क्या काम करता है। अभी हम देख लेते हैं कि इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। एयर इज टेकन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। हेयर प्रेजेंट है, हेयर क्या करता है बेटा? फिल्टर करता है, फिल्टर द एयर जो आपने अंदर लिया है। उसके बाद एयर जो होता है ट्रैकिया में मूव करता है। अब ट्रैकिया क्या होता है? ये हमारी विंड पाइप है बेटा। विंड पाइप के चारों तरफ रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होती है? ताकि एयर का जो पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए। इट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ एयर, कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है,
कोलैप्स होने से उसको बचा रही है। इट इंश्योर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ताकि वो एयर जाता रहे। नेक्स्ट, ट्रैकिया से जो एयर मूव करता है बेटा वो हमारे लंग्स में मूव करता है। लंग्स हमारे पास 2 हैं, पता ही है आपको। तो लंग्स जो होते हैं उसके अंदर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों तरफ लंग्स में गई हुई है। जो ब्रोंकाई होती है फर्दर डिवाइडेड, जैसे ट्रीज होती है ना बेटा, एक ब्रांचेस होती हैं उससे फिर स्टेम्स निकलते हैं, उसी तरीके से ब्रोंकस होता है, दोनों में एंटर करता है, ब्रोंकाई है, फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एयर सैक्स में प्रेजेंट होता है और उस एयर सैक को हम कहते हैं एल्वियोलर सैक्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहीं पे बेटा इस एल्वियोलाई के अंदर होता है गैसियस एक्सचेंज। ये कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई में। यानी कि एल्वियोलाई का फंक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई जो होता है इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाता है ये, ठीक है। और ये भी सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से। विलाई याद करो, विलाई भी सराउंडेड थी, क्यों? क्योंकि ब्लड का वन ऑफ द फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। उसी तरीके से बेटा ब्लड का ही फंक्शन एक है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हर एक सेल तक, इसलिए एल्वियोलाई के चारों तरफ भी क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी, वही एब्जॉर्ब करेंगी फाइनली। उसके बाद कैपिलरी सराउंडिंग द एल्वियोलाई टेक्स द ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड एंड ब्रिंग बैक ऑक्सीजन टू द ब्लड, ठीक है। अब ये लेकर जाएगा हर एक बॉडी पार्ट तक जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, सेल उसको यूज़ करेगा और उसके बाद एक्सक्रीशन की प्रोसेस ब्लड से ही वापस आ जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ही वापस आ जाएगा। ये हमारा बेटा पूरा फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट जो होता है एक डायग्राम है हमारा, जो कि आपका लेबलिंग के लिए भी आ जाता है, ठीक है। ये है हमारा डायग्राम, इसको लेबल करने के लिए भी आ सकता है और ऐसे आपको इसको समझ में भी आना चाहिए। नेजल कैविटी से हमने एयर को इनहेल किया, हेयर थे हमारे नोज के अंदर जिसने उसको फिल्टर किया। उसके बाद फेरिंग्स आया, मैंने बताया था आपको फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है बेटा फूड पाइप, दूसरी बन जाती है विंड पाइप। हमें यहाँ पढ़ना है विंड पाइप का। तो विंड पाइप में जैसे ही आएगा तो विंड पाइप के अंदर बेटा ये होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज जो पैसेज ऑफ एयर होता है वो कोलैप्स ना हो जाए उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, उसको बचा के रखता है। उसके बाद ये हमारी दोनों लंग्स हैं बेटा। ये जो पार्ट आ रहा है ये आता है हमारा ब्रोंकस, ये हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की देखो बेटा फर्दर ये डिवाइडेड है, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये सारे जो हैं ये ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है और इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। किसके लिए काम क्या है इसका? सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये डायफ्राम है हमारा। डायफ्राम जो होता है, नॉर्मली जो डायफ्राम का शेप होता है वो होता है बेटा डोम शेप। जब आप इनहेल करते हो ना एयर को तो जो डायफ्राम होता है वो ऐसा है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं तो, ठीक है। इनहेल किया फ्लैट हो गया, एक्सहेल किया डोम शेप हो गया। जब इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है, थोरेसिक कैविटी, वो एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड होने की वजह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने एक्सहेल किया तो वो डोम शेप की हो गई, बाहर निकाल दिया उसने सारा का सारा। तो ये आपको याद रखना है, डायफ्राम जो होता है नॉर्मली डोम शेप का होता है और जब इनहेल करते हैं हम उसको, इनहेल करने के टाइम पे ये फ्लैटेंड होता है, ओके। ये हमारा था रेस्पिरेशन का डायग्राम। नाउ ये तो हमने ह्यूमन बीइंग का अभी तक पढ़ा। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है? रेस्पिरेशन जो होता है बेटा प्लांट्स भी कर रहे हैं। अब प्लांट्स कैसे कर रहे हैं? वो करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यह है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? लीव्स में प्रेजेंट है और लीव के लोअर सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें तो अपर सरफेस पे कम होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे स्टोमेटा यूज होता है। स्टोमेटा काम करता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ये कैसे होता है? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स इनटू द लीव थ्रू द स्टोमेटा एंड रीचेस ऑल द सेल्स फॉर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से वो आगे तक पहुंचता है। उसके बाद जो है हमारा, ये आपको याद रखना है बेटा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा की। स्टोमेटा के अंदर जो होता है ये पोर है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। इसके आसपास बेटा बहुत सारे सब्सिडरी सेल्स होती हैं। उन सेल्स के पास आसपास के एरिया में बहुत सारे पोटेशियम आयंस होते हैं। यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। जैसे ही डे टाइम होता है ये सारे के सारे पोटेशियम आयन कहाँ एंटर करने लग जाते हैं? ये अंदर की तरफ आने लग जाते हैं।
जब अंदर की तरफ आने लग जाते हैं तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों क्या है बेटा, ये इसको गार्ड सेल्स कहते हैं, ये बीन शेप के होते हैं। ये गार्ड सेल जो होते हैं टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। फूलने की वजह से ये पोर ओपन हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयन अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, इवनिंग का टाइम हुआ, फिर से क्या हो गया, रात हो गई, तब ये सारे के सारे पोटेशियम आयन जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, जो गार्ड सेल जो टर्जिड हो गए थे वो फ्लैसिड हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, ठीक है। ये फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटल जो पोर होता है वो बंद हो जाता है, उसके अंदर पोटेशियम आयन नहीं आएगा। तो ये है स्ट्रक्चर क्लोज स्टोमेटा की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारी ओपन स्टोमेटा की। और स्टोमेटा के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। उसके साथ साथ स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर है लीफ के अंदर जो कि ट्रांसपिरेशन का काम भी करता है। ट्रांसपिरेशन काम एक स्टोमेटा से होता है, दूसरा लेंटिसेल से होता है और तीसरा होता है क्यूटिकल से, ठीक है। जिसमें कि जो स्टोमेटा होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उसी के थ्रू होता है। उसके बाद आता है हमारे क्यूटिकल और लेंटिसेल। क्यूटिकल क्या होता है बेटा, लीफ जो होती है ना, आपने देखा होगा बहुत ही वैक्सी कोटिंग होती है, अगर आप उसको पानी डालें तो पानी गिर जाता है, मतलब कहीं पे भी गीला नहीं लगता हमें लीफ। क्यों? उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अदरवाइज तो रेन होती रहती है, जब भी रेनी सीजन होता है तो फिर सारे प्लांट सड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। और लेंटिसेल्स होते हैं जो कि बार्क ऑफ द ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। और ट्रांसपिरेशन होता क्या है, इट इज द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एरियल पार्ट से वाटर लॉस होता है, एक्सेस वाटर लॉस होगा और वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। दूसरी प्रोसेस होती है बेटा एक गटेशन। गटेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर को शेड ऑफ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर के फॉर्म में नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, ग्रास है इसकी एग्जाम्पल, उनके मार्जिन्स ऑफ जो लीफ होती है, जो किनारा होता है, उस पर हाइडाथोड्स नाम के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके थ्रू वो वाटर बाहर निकलते हैं। वो भी वाटर कैसा होता है बेटा, एक्सेस ऑफ वाटर होता है। तो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में यही डिफरेंस है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का जो लॉस है वाटर पेपर के फॉर्म में हो रहा है और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी बेटा ट्रांसपोर्टेशन तक का। ये हमने पढ़ा रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।